यहाँ से स्टार्ट करेंगे। PT 365 के यहाँ पर भाई की ने इन्वायरमेंट की, पर्यावरण की, इसको देखेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पर चौथा पार्ट को कर रहे थे, ठीक है। चौथे पार्ट मतलब यहाँ पर चौथा जो नंबर सिलेबस टॉपिक था उसके यहाँ से देख रहे थे, ठीक है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ये 3.6 और ये 4 पॉइंट हम लोग चले थे 4 वाले में, तो यहाँ से 4.7 तक हम लोग ने यहाँ से कर लिया था, ठीक है। 4.7 तक यहाँ से हो गया था। अब जो आगे करेंगे 4.7.1, 7.2 ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर आप जो आगे पहुँचेंगे हम लोग 5 में, राइट। तो स्टार्ट करते हैं 4 पॉइंट यहाँ पे 7 नंबर से, देखते हैं इसको। यहाँ से 4.7 नंबर टॉपिक है। इसमें बोला है नवीकरणीय खरीद दायित्व जो है RPO, और यहाँ पर नवीकरणीय खपत दायित्व RCO, उसके बारे में। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विद्युत मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम ECA 2001 के तहत नवीकरणीय जो खपत दायित्व है इस पर से एक संशोधन मसौदा अधिसूचना जारी किया था, ठीक है। RPO और RCO के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो RPO क्या है, विद्युत जो अधिनियम 2003 है, इसके तहत स्थापित एक विद्युत वितरण कंपनी कैप्टिव, और यहाँ पर कैप्टिव जो पावर है उत्पादक, उसके यहाँ पर ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य करता है कि वे अपनी कुल खरीद के लिए एक निश्चित न्यूनतम मात्रा नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसके लिए खरीद करें, ठीक है। RPO क्या होता है, RPO से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की जो वास्तविक खरीद है उस पर केंद्रित होगा, जबकि यहाँ पर जो RCO होता है ये नामित उपभोक्ता द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा से वास्तविक खपत पर केंद्रित होगा, ठीक है। RPO और RCO के बारे में याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या है दोनों को। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट है अगला, उपयुक्त अधिसूचना के माध्यम से सरकार नवीकरणीय ऊर्जा RE जो है उसकी खपत को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में नवीकरणीय खरीद दायित्व जो है उसकी RPO से RCO की ओर बढ़ रही है। तो इसमें देखो एक बात सिर्फ याद रखना, जो आपको RPO से ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट थी, कौन सी, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था इसका, ठीक है। और बाध्यकारी दायित्व क्या होगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है जो BEE, इसकी निगरानी, ये मैंने इसका कल बताया था हेडक्वार्टर किधर है ना, BEE बारे में पूरा टॉपिक कल दिखाया था मैंने आपको। यहाँ पर देखो क्या है, इसमें यहाँ पर इसकी निगरानी में गैर अनुपालन के लिए दंड के साथ साथ यहाँ पर बाध्यकारी दायित्व भी सृजन करेगा, है ना। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, RPO और RCO के बारे में विचार करना है, ठीक है। फुल फॉर्म देगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे RPO और RCO शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। तो क्या बोलेगा कि यहाँ पर जो ये है RPO और RCO, ये क्या यहाँ पर ऊर्जा दक्षता जो ब्यूरो है उसकी निगरानी में गैर अनुपालन के लिए एक बाध्यकारी दायित्व को सृजन करेगा। क्या होगा, करेक्ट हो जाएगी। सेकेंड बात बोलेगा कि यहाँ पर ये जो अधिसूचना है RPO और RCO की, इसके तहत यहाँ पर सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के लिए यहाँ पर खपत के लिए जो उसको बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में नवीकरणीय खरीद दायित्व RCO से RPO की ओर बढ़ रही है। तो क्या घुमा देगा, गलत हो जाएगी बात, क्योंकि RPO को RCO बोल दिया, RCO को RPO बोल दिया, ठीक है। दोनों बात आपको याद रखना है। आगे आते हैं, यहाँ पर संधाड़ी जो विमान ईंधन है ये, इसमें यहाँ पर इंडियन ऑयल ने संधाड़ी विमान ईंधन की आपूर्ति के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। ये गैर पेट्रोलियम फीड स्टॉक कच्चे माल से बना एक वैकल्पिक ईंधन है जो हवाई परिवहन में होने वाले उत्सर्जन को कम करेगा। इसी के आधार उपलब्धता के आधार पर पारंपरिक विमान टरबाइन और यहाँ पर जैसे जो जेट्स होते हैं उसमें 50% तक यहाँ पर मिश्रित इसे किया जा सकेगा, ठीक है। भारत ने 2027 में अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को बेचे जाने वाले जेट ईंधन में 1% SAF मिश्रण अनिवार्य कर दिया है। SAF मतलब यहाँ पर जो ये संधाड़ी विमान ईंधन है इसको अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। कच्चे माल में क्या होगा, इसमें अनाज, मक्का, तिलहन, शैवाल, अन्न वसा तेल और ग्रीस, कृषि अवशेष, पानी की अवशेष, लकड़ी, मिल, अपशिष्ट का उपचार, ये सब यहाँ पर इसमें शामिल होंगे, ठीक है, कच्चे माल में। तो यहाँ से SAF के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है SAF के बारे में विचार करना है। भारत ने इसे 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय जो एयरलाइन है इनको बेचे जाने के लिए ईंधन में 2% तक मिश्रण अनिवार्य किया है। तो क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2027 बोला है और 1% यहाँ पर मिला जाएगा, तो स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा। सेकंड बात बोल देगा कि ये एक पेट्रोलियम फीड स्टॉक कच्चे माल से बना वैकल्पिक ईंधन होगा जो हरित जो हवाई परिवहन में होने वाले उत्सर्जन को कम करेगा। सेकंड भी गलत होगा क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम रहित होगा, ठीक है। तीसरा बात बोलेगा कि इसमें जो इस उपलब्धता के आधार पर पारंपरिक विमान टरबाइन जो होते हैं उसमें ATF या जेट ईंधन में करीब 50% से अधिक यहाँ पर इसमें मिश्रित किया जाएगा। तो गलत होगा क्योंकि फिर से 50% यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट याद रखना है। आगे आते हैं ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड GMB, इसके बारे में
देखते हैं। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है इसके बारे में, ये ऐसी गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ होती हैं जो जिनके तहत यहाँ पर जिन्हें किसी नगर पालिका या निकाय की ऐसी किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं जो यहाँ पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के डब्ल्यू के तहत काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये ग्रीन बॉन्ड का उपयोग विशेष रूप से जलवायु संबंध अनुकूलन और अन्य पर्यावरणीय अनुकूलन, जैसे इसको कम कार्बनिक जो उत्सर्जक है उसकी परियोजनाओं, विश्व बैंक के जो धन जुटाने उसके लिए यहाँ पर किया जाएगा। तो कुछ यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। आते हैं आगे गैस हाइड्रेट्स के बारे में। इसमें देखते हैं क्या छोटे छोटे से टॉपिक हैं ये, है ना। गैस हाइड्रेट्स के बारे में, गैस हाइड्रेट्स जल और गैस से बने यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में मीथेन होती है। सेकेंड बात, ये अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत होते हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें निकालने के लिए उन्नत और गैर पारंपरिक प्रौद्योगिकी का उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। ये समुद्र नितल के ठीक नीचे कई 100 मीटर मोटी परत में मौजूद होते हैं तथा यहाँ पर आर्कटिक में परमाफ्रॉस्ट भी पाया जाता है। भारत में ये अंडमान द्वीप समूह के जो पास यहाँ पर जो कृष्णा नदी गोदावरी अपतटीय क्षेत्र है उसमें काफ़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा गैस हाइड्रेट्स के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात ये बोलेगा कि यहाँ पर गैस हाइड्रेट्स जल और गैस से बने एक क्रिस्टलीय लिक्विड पदार्थ होता है जिसमें यहाँ पर अधिक मात्रा में मीथेन होती है, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ठोस पदार्थ होता है। सेकेंड बात बोलेगा कि यहाँ पर ये परंपरागत हाइड्रोकार्बन के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि यहाँ पर निकालने के लिए उन्नत तकनीकी की आवश्यकता होती है, तो क्या गलत होगा क्योंकि यहाँ पर अपरंपरागत है। ठीक है, परंपरागत नहीं होगा। राइट, ये समुद्र नितल से ठीक नीचे करीब यहाँ पर 200 मीटर से अधिक मतलब कई 100 मीटर से अधिक यहाँ पर परत मौजूद है और ये आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट में पाई जाती है, तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। भारत में ये अंडमान द्वीप समूह के आसपास के स्थानीय गोदावरी अपतटीय क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद है, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि काफ़ी कम मात्रा में मौजूद है। तो ये सब बातें ऐसे याद रखना कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। आते हैं यहाँ से सुर्खियों में कुछ संगठन, कुछ यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर जो न्यूज़ में थे। आगे देखते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके बारे में देखो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, इसके सदस्य कितने थे, इसका मिशन क्या है। हम लोग को तो कोई अगर हम लोग संगठन देखते हैं तो इसकी 3 बातें हमको याद रखनी। कौन कौन सी? एक कि उसकी उत्पत्ति कब हुई, जैसे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है ना, तुम्हारे फादर मदर नाम क्या है, ये सब तुम्हारा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो वही 3 चीज़ें, जैसे ये उत्पत्ति कब हुई, इसके सदस्य कितने हैं और यहाँ पर मिशन किस लिए वहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। इसका यहाँ पर हाल ही रिपोर्ट के अनुसार इसमें ग्लोबल मिथेन ट्रैकर 2025 औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में जो हुई कुल वृद्धि है उसका 30% मिथेन के कारण होती है। ठीक है, और डिलीवरिंग सस्टेनेबल फ्यूल्स पाथवेज टू 2025 वर्ष 2024 में सतत ईंधन के उपयोग को लेकर के वैश्विक तेल मांग में लगभग 25 लाख बैरल प्रतिदिन की कमी आई है या कमी देखी गई है। ग्लोबल ईवी आउटलुक 2025 वर्ष 2024 में वैश्विक स्तर पर बेची गई प्रत्येक 4 में से एक से अधिक कार विद्युत वाहन जो होते हैं ईवी, ये चीन की वैश्विक ईवी कार से बिक्री से लगभग 50% हिस्सा में अग्रणी होगा, जबकि भारत विद्युत क्षेत्र में तो 3 पहिया वाले वाहन है उसके क्षेत्र में वैश्विक वृद्धि में अग्रणी है। 3 पहिया जैसे कि यहाँ पर जो अपने यहाँ रिक्शे ऑटो से है ना, वो सब पे। तो देखो ये तीनों डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से घुमाएगा कैसे, क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है इसके बारे में विचार करना है, इसके बारे में जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट है उसके बारे में विचार करना है। ठीक है, पहली बात बोलेगा कि यहाँ पर ग्लोबल मिथेन ट्रैकर 2025 जो है ये औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में हुई कुल वृद्धि के तापमान का लगभग 40% मीथेन के कारण होता है, तो गलत हो जाएगा, 30% है। ठीक है, अगला डिलीवरिंग सस्टेनेबल फ्यूल्स पाथवेज टू 2025 वर्ष 2024 के सतत ईंधन का उपयोग करके वैश्विक तेल मांग में लगभग 50 बैरल तक प्रतिदिन की कमी देखी गई है, तो गलत है, 25 बैरल है। और इसका टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा, है ना, तो ऐसे 2 स्टेटमेंट है, दोनों याद रखना है। आगे आते हैं, आगे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। इसमें यहाँ पर देखो स्टैटिक पॉइंट है पूरा, आपको यहाँ से पढ़ना है। यहाँ पर है इसका जो हेडक्वार्टर हैदराबाद में, जितने भी यहाँ पर ऊपर पॉइंट लिखे वो इसके हेडक्वार्टर होते हैं, है ना, हैदराबाद में। तो यहाँ से देखो ये क्या उत्पत्ति कब हुई थी, इसका उद्देश्य क्या होगा, इसके वैश्विक उपस्थिति क्या होगी, इसकी उपलब्धियाँ क्या है। तो यहाँ पर 3-4 बातें इतने बड़े में लिखनी है, छोटे छोटे शॉर्ट करके आपको यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, जितने भी यहाँ पर
स्टैटिक पॉइंट आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक आया क्रीसेट है ना, ऊपर यहाँ पर बहुत सारे आया था, WM आया था, राइट, और यहाँ पर और क्या था, और था BEE था, जो मैंने अभी आपको बताया, बिजली वाला, है ना। तो ये सब जितने भी थोड़े थोड़े करके शॉर्ट में लिख लेना है, लिख के अपना नोट्स बनाने हैं इनके छोटे छोटे से, ठीक है, शॉर्ट्स नोट, उनको लर्न करते रहना है, क्योंकि ये बात से क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये बात यहाँ पे बीच में घुसा देगा कहीं पर इसी क्वेश्चन को लेकर के। जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात, ये एशिया और विश्व के शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है। तो क्या वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर उप सहारा अफ्रीका भी यहाँ पर शामिल होगा इसमें, ठीक है। दूसरी बात, विश्व की पहली अरहर की संकर किस्म का विकास यहीं पर किया गया था, सही बात है। तीसरी बात बोलेगा कि यहाँ पर 1970 के दशक में CGIAR कंसोर्टियम के अंतर्गत एक लाभकारी अनुसंधान के रूप में स्थापित किया गया है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि गैर लाभकारी रूप में स्थापित किया गया। तो 3 बातें याद रखना इसकी इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय सौर ऊर्जा निगम, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, CSCCI, ठीक है, यह है, इसका उद्भव कब हुआ, राष्ट्रीय सौर मिशन के कार्यान्वयन के 2011 की स्थापना हुई थी, ठीक है। और नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन होगा ये, राइट। नामित नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी MNRE जो है, उसकी विभिन्न योजनाओं के लिए उत्तरदायी होगा। भूमिका क्या होगी इसकी, ये केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग जो है CERC, उसके अंतर्गत श्रेणी 1 के सर्वोच्च विद्युत व्यापार लाइसेंसधारी के रूप में काम करेगा, राइट। तो ये 3 बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, 3 इंपॉर्टेंट है। आगे सुर्खियों में कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स रही थी, जैसे कि उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2025, जारीकर्ता कौन, स्टॉकहोम एनवायरमेंट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एनालिटिक्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जारी करता है, ठीक है। तीनों मिलकर इसको जारी करते हैं। और इसका जो उत्पादन अंतराल है, ये सरकार द्वारा नियोजित या अनुमानित जीवाश्म ईंधन 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल वार्मिंग तापमान को सीमित करने के लिए अनुरूप में आवश्यक वैश्विक उत्पादन स्तर को विसंगति होगी। सेकेंड बात, वर्ष 2030 में नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए आवश्यक स्तरों में 120% से अधिक और 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने के स्तर को 70% से अधिक होगा। तो यहाँ देखो कुछ पॉइंट इसके देख सकते हो, ये तो पॉइंट इतना खास नहीं है, लेकिन अब जो पहली बात है, ये जारी कौन करता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा इसको बोला कि कितनी यहाँ पर इसकी विसंगति है, तो ये पॉइंट दोनों ऊपर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है। अब क्या लिखोगे, उत्पादन अंतराल रिपोर्ट 2025, और ये दोनों पॉइंट आपको शॉर्ट में करना है। अब देखो यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिपोर्ट आ गई, मैंने क्या कहा था रिपोर्ट में आपको कराता रहूँगा, लेकिन रिपोर्ट यहीं पर काफ़ी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि कल भी पिछली बार भी देखने को मिली थी करीब 4-5 रिपोर्ट, आज भी करीब 2-3-4 रिपोर्ट यहाँ पर हैं। तो एक जगह रिपोर्ट का आप पेज बना लो पूरा, ठीक है, अपनी कॉपी में जो बना रहे हो, रिपोर्ट जितने भी हैं सब पूरी वहाँ पर लिखो, रिपोर्ट्स कौन जारी करता है और क्या क्या कुछ पॉइंट हैं, ज़्यादा नहीं लिखना उसके बारे में, मुश्किल से एक लाइन 4 पॉइंट आप इसका नोट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ऐसे फिगर बना करके, रिपोर्ट क्या है और क्या क्या इसके टर्म्स हैं, क्या क्या गया था इसके बारे में, ऐसे कर करके 3-4 आप बना लो, ठीक है। आगे आते हैं, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी मिड ईयर इनसाइट 2025, ये भी जारी करता कौन है, एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, इसका जारी करता होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो थोड़ी सी बात दे रखी है, तो इसको जाके क्या करना है, आपको गूगल करना है, गूगल करने के बाद कुछ और पॉइंट यहाँ से देख के इंपॉर्टेंट नोट करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं दे रखे हैं। आगे कुछ अपने व्हाट्सएप टाइप से भी वर्क करना है थोड़ा सा ना, तब तो यहाँ पर रहेगा कि हाँ चलो थोड़ा सा देख देख के मैं कर रहा हूँ कि आगे शायद अगर क्वेश्चन पूछता है तो, क्योंकि यहाँ पर नई रिपोर्ट थोड़ी सी है, राइट, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। खाद्य और कृषि की स्थिति सोफा रिपोर्ट है जो ये जारी करता खाद्य और कृषि संगठन है, ये खाद्य और कृषि संगठन, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट शायद नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जाके थोड़ा गूगल करो और गूगल करके आप इसमें देखो क्या बता रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगा, यहीं पर मैं आपको गूगल करके एक एक चीज़ें दिखा के समझा दूंगा इसी चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में आगे आते हैं, आगे यहाँ से स्टार्ट है अगला टॉपिक 5वां नंबर, आपदा प्रबंधन, जिसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके यहाँ पर हम लोग जियोग्राफी से लगा करके और इन्वायरमेंट से लगा करके पैमानों से पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं कहाँ से हमको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, ये जनरल मेंस का टॉपिक होता है, लेकिन हमको प्रीलिम्स से कैसे पढ़ निकालने हैं इसके। यहाँ से 5.1 है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा रोधी और संरचना सम्मेलन, इसको देखते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये देखो आपदा जो समुत्थानशीलता, इसके सुदृढ़ करने के लिए 5 यहाँ पर प्रमुख वैश्विक प्रथाएं, यहाँ पर क्या 5 देख सकते हो। तो देखो यहाँ से इसके बारे में देखते हैं, ICDR, इसको 5 पॉइंट आप नोट कर लोगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा उनको रीड करना भी है ना।
ICDRI, चलो उस पर क्वेश्चन बनाता हूँ, ऐसे रीड नहीं करोगे आप, मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ सीधे से इसमें। देखो, आपदा समुत्थानशीलता के सुदृढ़ करने के लिए 5 प्रमुख वैश्विक प्राथमिकताएं कौन कौन सी होंगी। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपदा जो समुत्थानशीलता है इसको सुदृढ़ करने के लिए कितनी यहाँ पर वैश्विक प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं। आपसे बोलेगा नवोन्मेषी वित्त पोषण को बढ़ावा देना, वैश्विक डिजिटल रिपोजिटरी का निर्माण करना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना और शिक्षा में आपदा समुत्थानशीलता को एकीकरण करना, और भारत में बड़े महासागरीय देशों में रूप में इनकी मान्यता को सुदृढ़ करना। तो इनमें से कौन सा होगा? एक और पॉइंट दे देगा, 6 दे देगा, है ना। और बोल देगा कि यहाँ पे जो निवेश है, निवेशक को यहाँ पर निवेश करना आसान बनाना, ऐसे करके 6 दे देगा। तो इन्हें बोलेगा कौन से यहाँ पर इसमें नहीं है, 5 प्रमुख जो होते हैं उसमें कौन से एक नहीं है। तो आपको देखना है कौन सा नहीं होगा। आप जब याद करोगे तो ही आप कर पाओगे इसको, ठीक है। जिस वजह से क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। आप देखो, मैं आपसे कमेंट पूछना चाहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ कि यहाँ पे जो टॉपिक दे उसको क्वेश्चन बनाता हूँ, तो क्वेश्चन बनाना सही है या नहीं, क्वेश्चन ना बनाऊँ, आप थोड़ा सा बताओ कमेंट करके, ठीक है। क्योंकि कोई कमेंट में नहीं बोलते कि क्वेश्चन सर बनाना ठीक है या नहीं, क्योंकि हर टॉपिक से देखो मैं पॉइंट निकाल के क्वेश्चन बनाता हूँ, कैसे आप क्वेश्चन बन सकता है पेपर में, ठीक है। तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, राइट। आगे आते हैं, ICDRI है, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर 2025 के बारे में यहाँ पर दे रखा है, इसमें रखा है कि यहाँ पर तटीय समुत्थानशीलता के लिए कार्रवाई का आह्वान किया गया था, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर 10 ठोस कार्रवाई है, उसको लेकर के यहाँ पर ग्लोबल हब डेटा है, उसकी यहाँ पर शुरुआत की गई थी। तो इसमें क्या पूछ सकता है, ये तो इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने क्वेश्चन बना दिया आपको। हाँ, ये इस वर्ष सम्मेलन यूरोप में आयोजित होने वाला पहला सम्मेलन है। इसकी मेजबानी ICDRI एवं फ्रांस सरकार द्वारा की जा रही है। इस सम्मेलन की थीम क्या होगी? शिपिंग अ रेसिलिएंट फ्यूचर फॉर कोस्टल रीजन्स, ये इसकी थीम है। और यहाँ पर कौन मेजबानी कर रहा है, ये यहाँ पर याद रखना है आपको, ठीक है। तो करीब 2 दिन बातें आपसे करनी है। CDRI जो है ये आपदा रोधी अवसंरचना के लिए यहाँ पर गठबंधन CDRI, प्रारंभ कब हुआ था CDRI का, है ना। यहाँ पर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य यहाँ पर कितने? 56 रिपोर्ट्स यहाँ पर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट यहाँ पर जारी करता है, ठीक है। और यहाँ पर पहल क्या है, इसकी पहल यहाँ पर दे सकते हो, तो यहाँ से भी आप कुछ डेटा उठा सकते हो, है ना। आगे आते हैं, टॉपिक देखते हैं क्या आगे। भारत द्वारा के पहले ये तो कुछ नहीं पूछेगा, इसको उठाते हैं। आगे आते हैं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यहाँ पर वित्त पोषण है, इसके बारे में। भारत की आपदा जोखिम न्यूनीकरण DRR में वित्त पोषण प्रणाली, इसमें यहाँ पर क्या होगा, इसमें क्या हमको पढ़ना है। देखो, यहाँ पर वर्तमान आवंटन में 15वें वित्त आयोग के तहत DRR हेतु कुल 2.3 लाख करोड़ रुपए, जो 28 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का आवंटन किया गया है। ये नई पद्धति में 15वें वित्त आयोग के राज्यवार आवंटन के लिए नई पद्धति अपनाई गई, जिससे यहाँ पर पहले की व्यय आधारित पद्धति है उस पर स्थान लिया जाएगा, ठीक है। और ये नई 3 पद्धति के कारण जो कारक थे उसके क्या क्या मिश्रण है, जैसे कि यहाँ पर क्षमता, जोखिम का प्रभाव, और विपदा की जो प्रवणता उसके सुपरता को जोखिम का प्रभाव। तो कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, एक बार रीड कर लेना कि यहाँ पर जो 15वें वित्त आयोग है उसको लेकर के नई पद्धति अपनाई गई, जिसमें व्यय पद्धति का स्थान लिया गया, और 3 पद्धति यहाँ पर इसके कारण हो सकते हैं। कौन कौन से, ये, ठीक है। ज़्यादा यहाँ से नहीं पढ़ना है इसमें, क्योंकि मेंस का टॉपिक होता है, कुछ प्रीलिम्स के हमको निकाल के यहाँ पे समझाने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जो है, इसको लेकर के यहाँ पर संयुक्त यहाँ पर राष्ट्र कार्यालय जो कार्यालय है, इसके यहाँ पर दे रखी डेटा, जैसे कि यहाँ पर इसकी उत्पत्ति कभी, ये आप पढ़ सकते हो, उत्पत्ति कभी, परिचय इसका क्या है और मिशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ना। कुछ पॉइंट इसके की पॉइंट्स हम लोग निकाल के सिर्फ पढ़ेंगे, आप लगे पूरे टॉपिक नहीं पढ़ेंगे इसका। आगे आता है सी फ्लड। सी फ्लड क्या है? देखो, सी फ्लड हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सी फ्लड का उद्घाटन किया था। इसको लेकर के यहाँ पर ये एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है, जो यहाँ पर बाढ़ के मानचित्र, जल के स्तर की भविष्यवाणी के रूप में गांव स्तर के 2 दिन पहले से यहाँ पर बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करेगी, ठीक है। आपसे बोलेगा सी फ्लड जो है, चलो अभी बाद में बनाते हैं क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं। ये बाढ़ परिदृश्य के अनुकरण करने के लिए उन्नत 2D हाइड्रो डायनेमिक मॉडलिंग का उपयोग करेगा, ठीक है। ये बाढ़ जल प्लावन के मानचित्र और यहाँ पर जल की जो भविष्यवाणी है इसके स्तर की, वो प्रदान करेगा, ताकि यहाँ पर आपदा पूर्व तैयारी की जा सके। महत्व क्या होगा सी फ्लड का? सी फ्लड का महत्व कि यहाँ पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों ने बाढ़ में मॉडलिंग जो आउटपुट है उसको समेकित करने वाली एक एकीकृत प्रणाली के रूप में काम करेगा। इसे निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। किसे कौन कौन? देखो, एक तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC पुणे, दूसरा केंद्रीय जल आयोग, जो यहाँ पर देश का पूर्वानुमान बाढ़ के समय यहाँ पर राहत चेतावनी देने को लेकर नोडल एजेंसी होता है। तीसरा जल शक्ति मंत्रालय, इसके तहत यहाँ पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग होगा।
और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र इसके बने जो विकास के सहयोग में किया गया। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। और इसकी कार्यान्वयन, इस परियोजना का राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कार्यान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एनएसएम की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं में सशक्त बनाना और एनएसएम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लेकर के इसमें संचालित काम करना। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन अब कैसे बनेगा, पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने टॉपिक, अब मैंने बता भी दिया कैसे क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनेगा सी फ्लड के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात ये बोलेगा, ये एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो बाढ़ के मानचित्र का स्तर को भविष्यवाणी के रूप में गांव के स्तर को कम से कम 7 दिन पहले यहाँ पर बाढ़ के और पूर्वानुमान बताएगा। तो क्या गलत हो जाएगा? 7 दिन या 5 दिन बोलेगा तो भी गलत हो जाएगा। तो कितना? 2 दिन पहले। सेकेंड स्टेटमेंट देगा आपको कि यहाँ पर यह बाढ़ परिदृश्य का अनुकरण करने के लिए उन्नत तकनीकी 2D हाइड्रोडायनेमिक मॉडलिंग का उपयोग करेगा। ये बात सही है। तीसरी बात है, यह बाढ़ जल प्लवन के मानचित्र को जल के स्तर की भविष्यवाणी प्रदान करेगा ताकि यहाँ पर आपदा की पूरी तैयारी की जा सके। ये भी बात करेक्ट हो जाएगी। अगला चौथा स्टेटमेंट देगा, ये सी फ्लड का महत्व राष्ट्रीय और क्षेत्रीय एजेंसियों ने बाढ़ मॉडलिंग आउटपुट को समेकन करने वाली एक एकीकृत प्रणाली के रूप में काम करेगी। ये भी बात सही है। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, इसे निम्नलिखित अगला पॉइंट देगा कि यहाँ पर इसे 5 जो संस्थाओं द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। तो कितनी थी? 1 2 3 4 और यहाँ पर हाँ यहाँ पे 4 थी, लेकिन बोलेगा आपको 5 संस्थाओं द्वारा मिलकर किया गया, जिसमें यहाँ पर जो नहीं होगी वो यहाँ पर रख देगा इसमें। इसमें बोलेगा इसमें 4 संस्थाओं द्वारा मिलकर किया गया, जिसमें से यहाँ पर इसको उच्च स्थान दिया गया। कोई एक जो नहीं होगी उसको उच्च स्थान दे देगा। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से अच्छे से याद रखना है। आगे देखते हो, हाँ इसके यहाँ से और एक और पॉइंट देगा आपको कि इसके बारे में, इस परियोजना का कार्यान्वयन सुपर कंप्यूटिंग मिशन नहीं बोलेगा, इसका कार्यान्वयन जो होगा ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट WMO द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटिंग मिशन द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत एनएसएम की शुरुआत 2015 में हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत को सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को सशक्त बनाना। कुछ पॉइंट याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इसका। ठीक है, आते हैं आगे, बादल फटने की घटनाएं, इसको लेकर के यहाँ पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे इसमें मौसमी भारत में जो भारतीय मौसम विज्ञान जो है IMD, इसने बारिश की किसी घटनाओं को बादल फटना तब मानता है जब किसी स्थान पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से इससे अधिक दर्जा की वर्षा तक की गई हो, है ना। तो देखो पॉइंट यहाँ से कैसे घुमाएगा बताते हैं। अभी हाल के जो उदाहरण है उसमें यहाँ पर किश्तवाड़ जिला, जम्मू कश्मीर, चमोली और धराली उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसमें यहाँ पर इससे एग्जाम्पल देखे गए थे। बादल फटने की घटनाओं से निपटने में आने वाली चुनौतियाँ, जलवायु परिवर्तन के उदाहरण के लिए तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से हवा में लगभग 7% तक अधिक नमी वहन करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित कथन पर, नीचे दिए गए निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोलेगा भारतीय मौसम विज्ञान IMD जो विभाग होता है उसने बारिश की घटना को बादल फटने तब मानता है जब किसी स्थान पर 1 घंटे में 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा अधिक दर्ज की गई हो। तो गलत हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया। दूसरा बताएगा बादल फटने की घटनाओं से निपटने के लिए आने वाली चुनौतियों को लेकर के जलवायु परिवर्तन के लिए यहाँ पर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से हवा में इतने % नमी बढ़ गई है। तो क्या है? 1.5 नहीं 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये 2 पॉइंट देगा आपको, और 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पॉइंट याद रखने, बाकी और भी थोड़ा सा पढ़ना है आपको। ठीक है, आगे आते हैं। ये इन्फोग्राफी जरूर देखना है यहाँ पर जो दे रखा है, ये है ना, कैसे यहाँ पर ऊपर हवा उठी फिर बादल बना। तो ये सब चीज़ ये क्लास 7 की जो NCERT वहाँ पर दे रखा है, ये पॉइंट ऐसा बना के। आगे आते हैं, टॉपिक नंबर 5.5 नंबर टॉपिक है। इसमें क्या है देखते हैं, क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। देखो यहाँ पर भारतीय हिमालय क्षेत्र में 11 नदियाँ घाटी जो हैं, 11 नदी घाटी, 28,000 हिमालय नदी झील, हिमनदी झील, हिमनद पिघलने से निर्मित जल का निकाय वो, और हिमनदी जलीय झील का मुख्य प्रकार, ये तो नहीं पूछेगा। सुप्रा ग्लेशियर झीलें, हाँ सुप्रा ग्लेशियर जो झीलें, इनका निर्माण हिमनद की सतह पर मौजूद गड्ढे या गर्त हिमनद के पिघले जल के जमा होने से होता है, और इसका निर्माण जो होता है ये अधिकतर गर्मियों के दौरान होता है जब बर्फ पिघलने की दर अधिक हो जाती है। ये पॉइंट आप लिख सकते हो। सुप्रा ग्लेशियर झीलें क्या होती हैं और हिमोट तट से संबंधित झीलें क्या होती हैं। ये हिमनद के अग्रभाग में असंगठित जो मलबे होते हैं उससे बने अवरोध
तटबंध के पीछे जो हिमनद होता है उससे पिघलकर आया जो जल होता है उसको एकत्र करने वाले से बनता है, जिससे यहाँ पर तटबंध मजबूत नहीं होते हैं। इसके लिए यहाँ पर इसे टूटने का खतरा बना रहता है। तो 2 पॉइंट आप यहाँ से याद कर सकते हो उसके। ग्लोफ क्या है? GLOF ये एक प्रकार की बाढ़ है। हिमनदी झील जल को रोककर रखने वाले यहाँ पर प्राकृतिक तट जो तटीय है तटबंध, इसके टूट जाने की अचानक और अधिक मात्रा में ढलान दिशा में जल का प्रभाव नहीं लगता है। उदाहरण के लिए अक्टूबर 2023 में सिक्किम और दक्षिणी यहाँ पर जो लोहनक झील है उसके टूटने से ये घटना देखी गई थी। तो ये क्या एक बाढ़ का प्रकार है, तो इसकी एक लाइन सिर्फ यहाँ से आपको ये पढ़ना है ना, बस। और ये 2 ऊपर करने हैं। आगे देखते हैं, ग्लोफ के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से होंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ग्लोफ के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ग्लोफ एक प्रकार का बाढ़ है, ठीक है। ये हिमनदी झीलों में जल को रोककर रखने वाले जो प्राकृतिक तटबंध है, इसको टूट जाने पर अचानक बहुत अधिक मात्रा में ढलान का प्रवाह, जल का प्रवाह काफ़ी तेजी से होने लगता है। सेकंड बात भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट देगा कि ग्लोफ के लिए जिम्मेदार कारक में हिमनद का तेजी से आगे बढ़ना होगा, ठीक है, ये भी सही होगा। और मोरेन बांध का टूटना और यहाँ पर भूकंपी गतिविधियाँ और मर्मी गतिविधियाँ इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। ऐसे करके एग्जाम्पल आपको दे सकता है। याद रखना है ग्लोफ के यहाँ पर कुछ जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं और यहाँ पर इसके प्रकार की बाढ़ है इसके बारे में देखना है और 2 पॉइंट ये देखना है। तो करीब इतने पॉइंट आपको यहाँ से लिखने हैं, ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है। आप ग्लोफ कैसे लिखो, GLOF ग्लोफ। मैंने जो ये बताया इसे ग्लोफ के यहाँ पर क्या है, ग्लोफ के बाद देखो ग्लोफ क्या है इसके बारे में आप अंदर लिखोगे GLOF, यहाँ पर लिखो ये बाढ़ की एक प्रकार की बाढ़ है, ठीक है, यहाँ पर अंदर लिखा। उसके बाद आप क्या करोगे, जो इसकी जिम्मेदार कारक, यहाँ पे क्या लिखोगे जिम्मेदार कारक, ठीक है। इसके नीचे आप जिम्मेदार कारक के नीचे 1 2 3 4 जितने वहाँ पे पॉइंट लिख लो। ऐसा इतने में आपको पॉइंट पूरा हो जाएगा। लिखना नहीं है, सिर्फ पॉइंट फिगर बना करके ड्रॉ करके दिखाना है। आगे भारत की ग्लोफ की जोखिम शमन रणनीति क्या होंगी देख सकते हो। यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इसको लेकर के यहाँ पर आपदा की बाढ़ की कार्रवाई की बजाय जोखिम न्यूनीकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्रिय नजरिया अपनाया, ठीक है। राष्ट्रीय हिमनदी झील तटबंध टूटने से उत्पन्न बाढ़ जोखिम शमन परियोजना, ये है केंद्रीय जल आयोग ने यहाँ पर ये बताया। तो खुली सी यहाँ पर देखो, एक बार इसको रीड करना है, रीड करके कुछ इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट समझ आता है तो उसको यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है। एक बार अपने साइड से भी थोड़ा सा रीड करो और इसको देखो क्या नोट्स है इसमें। होमवर्क आपका एक ही है, पहला रीड करना है इसको और रीड करके कुछ की पॉइंट है तो आपको इसी में नोट करो, ठीक है। आगे आते हैं सुनामी। सुनामी देखते हैं, आपका पहला होमवर्क हो गया। सुनामी यहाँ पर देखो ये अत्यधिक ऊंची तरंगें श्रृंखला होती है, ठीक है। यहाँ पर और जो समुद्री जल के बड़े अचानक विस्थापन के कारण बनती हैं। ऐसा आमतौर पर समुद्र नितल से नीचे या उसके आसपास से जो भूकंप होता है उसके कारण होता है। ये हिंद महासागर में सुनामी 2004 में देखी गई थी, ठीक है। और कारक भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी प्रस्फोट, उल्कापिंड जो अरोजली विस्फोट था और उसकी सुनामी घटनाएं। सुनामी का अगर जरा आपको देखना है और जरा डीप में थोड़ा जाके देखना है तो NCERT क्लास 7 की देखो, एक एक चीज़ वहाँ पर दिखाया है उसमें ज्योग्राफी वाली में। सुनामी के बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ से करने। और ये पहला पॉइंट जो बोला है रिंग ऑफ फायर, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर सक्रिय और निष्क्रिय ज्वालामुखी की एक पट्टी होती है, ठीक है। ये रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ना है। इसको लेकर के मैंने क्वेश्चन भी बनाया हुआ 365 में, 365 को जो MCQ से वो बनाया है। सुनामी तरंगों की कुछ विशेषताएं होती हैं। इनकी तरंगदैर्घ्य गति और तरंगदैर्घ्य कुल मुख्य रूप से समुद्र की गहराई पर निर्भर करती हैं, स्रोत की दूरी पर नहीं करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। क्वेश्चन अगर हमसे पूछेगा तो ये स्टेटमेंट जरूर होगा यहाँ पर। और दूसरा, गहरे समुद्र में तरंग की जो लहर होती है ये लगभग 200 किलोमीटर तक होती है और तट से निकट जल के यहाँ पर उथले होने के कारण ये 20 किलोमीटर से कम हो जाती है। तरंगों की ऊंचाई आयाम जो होती है ये गहरे महासागरीय क्षेत्रों में जहाज इन्हें अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि ये वहाँ इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है। हालांकि जैसे जैसे यहाँ पर तरंगे जो उथले जल की ओर बढ़ती हैं इनकी ऊंचाई और बढ़ती जाती है। तो ये सब पॉइंट याद रखना है। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, 4 पॉइंट। और ये कारक कैसे कर सकते हो, भूकंप के क्या इनके कारक हो सकते हैं, है ना। और सुनामी घटनाओं को लेकर के क्या, तो कुछ छोटे छोटे से पॉइंट आप नोट करोगे इनके। आगे सुनामी के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा जो प्राधिकरण NDM है इसके दिशा निर्देश, क्या इनके दिशा निर्देश हैं ये देखने हैं। आते हैं आगे टॉपिक तेल रिसाव, ऑयल स्पिल में देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड के बारे में। ये एक हानिकारक रासायनिक पदार्थ है जो समुद्री जल में साथ यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया करके यहाँ पर अत्यधिक ज्वलनशील एसिटिक गैस उत्पन्न करता है और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग खास सुरक्षा मानक और विक्रय प्रतिशत और निर्वर्धन अधिनियम 2011 के तहत प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है।
आगे पॉइंट है तेल रिसाव के बारे में देखते हैं थोड़ा सा क्या दे रखा है पॉइंट। यहाँ पर देखो तेल रिसाव पर कुछ फ्रेमवर्क दे रखे हैं ये, और यहाँ पर इसके स्रोत क्या है, इसके कैसे यहाँ पर इसे विषाक्त बनाएगा देखते हैं। देखो इसके स्रोत होते हैं कि यहाँ पर टैंकर अपतटीय जो प्लेटफॉर्म है उसमें ड्रिलिंग रिग या कुओं में क्रूड ऑयल या डीजल पेट्रोलियम आदि को लेकर के इससे स्रोत होते हैं इसके, ठीक है। और इसके प्रभाव में शैवालों को विषाक्त कैसे बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिसमें खास श्रृंखला बारिश होती है और खाद्य योग जो क्रस्टेशियन की पैदावार कम हो जाती है और वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान मछलियों की मांस की जो संदूषित करता है, और बेंटिक जीव हैं वो क्लैम और मसल पर इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट खास नहीं है लेकिन देख लेना है, थोड़ा सा एक बार पढ़ना है। सिंबल सा क्वेश्चन तो नहीं बनाएगा यहाँ से, लेकिन घुमा के क्वेश्चन बना सकता है इसको, लेके कैसे बनाएगा देख लेते हैं। सॉर्बिट्स देखो यहाँ पर बोल सकता है तेल रिसाव, इनमें से कौन कौन सी तेल रिसाव की तकनीकें हो सकती हैं, इनमें से कौन कौन सी तेल रिसाव की तकनीक है, जैव उपचार, सॉर्बेट्स, एल्बम। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है, और एक आपसे बनेगा क्वेश्चन कि यहाँ से तो और नहीं बनेगा इसमें, और क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे, वही क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आप यहाँ पर तेल रिसाव पर फ्रेमवर्क है जो ये थोड़ा सा आप देख सकते हो कि भारत में क्या है इसकी स्थिति और विश्व में इसकी स्थिति क्या है ना। मार्पोल के बारे में मैंने यहाँ पर ये जो लेख दे रखा है मार्पोल, इसके बारे में क्वेश्चन बनाया हुआ है। आगे आते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियां। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति, ये गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संकट जो प्रबंधन समिति इसकी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी थी, इसमें 2025 को अधिसूचित किया था, ठीक है। संरचना क्या है, इसकी संरचना अध्यक्ष कैबिनेट सचिव द्वारा की जाएगी, जिसमें यहाँ पर गृह सचिव की रक्षा सचिव आदि सदस्य इसमें होंगे। शक्तियां और कार्य क्या होंगे इसमें, ये प्रमुख आपदाओं से निपटने का नोडल निकाय होगा, इसके रूप में काम करेगा और तैयारियों को मूल्यांकन भी करेगी ये, ठीक है। ये नहीं पूछेगा लेकिन हटाते हैं इसको, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ये। बिटर वर्क इसमें ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हटाते हैं। उष्णकटिबंधीय हटाते हैं इसको भी। RIMS ये भी हटाते हैं, सब मेंस के टॉपिक दे रखे हो। LICOMK प्लस ओशियन वेदर डेरिवेटिव्स, ये प्रणाली इसमें ये भी हटाते हैं इसको। वेदर डेरिवेटिव्स ये आपसे पढ़ना है, जो वेदर डेरिवेटिव्स है ये आपको पढ़ना है WD। भारत जल्द अपने वेदर डेरिवेटिव्स की शुरुआत करने जा रहा है और इसके तहत नेशनल कमोडिटी जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें एक्सचेंज लिमिटेड और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD मिलकर यहाँ पर साथ में वर्षा से जुड़े जो जोखिम है उस पर आधारित यहाँ पर डेरिवेटिव्स से उत्पाद विकसित करेंगे। देखो यहाँ पर जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं आपदा प्रबंधन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी टाइप में हमारे इसमें जो मेंस का पूरा टॉपिक होता है, और एक हमारी मैगजीन और आएगी इंटरनेशनल रिलेशन IR जिसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसमें हमको कुछ बहुत सारे की पॉइंट हटाने पड़ेंगे क्योंकि मेंस की मैगजीन होती है वो, उसमें प्रीलिम्स से कुछ पॉइंट हम बताएंगे, सिर्फ उतनी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। जैसे आपदा प्रबंधन में हम बता रहे हैं कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें को पढ़ना है, पूरी चीज़ें नहीं पढ़नी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था WD, जो यहाँ पर वेदर डेरिवेटिव्स, तो यहाँ पर इसमें IMD ऐतिहासिक और वास्तविक समय सीमा को लेकर के डेटा बताएगा इसमें, ठीक है। और समान डेरिवेटिव्स वित्तीय संपत्ति पर आधारित होते हैं, और वहीं वेदर डेरिवेटिव्स में वर्षा तापमान जैसे जो मौसम संबंधी मापदंड है उसके रूप में उपयोग किया जाता है। ये मापदंड पूर्व में निर्धारित जो मौसम है उसके सूचकांक से जुड़े होते हैं। चूंकि यहाँ पर इनका कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता है, इसलिए WB जो WD है ये अपूर्ण बाजार का हिस्सा माने जाते हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा जो WD है ये अपूर्ण बाजार का हिस्सा क्यों माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं होता है, इसलिए। विश्व स्तर पर ऐसे उत्पादों को ओवर द काउंटर ट्रेडिंग 1990 में शुरू की गई थी। तो ये कुछ बात आपको याद रखनी है, 3 से 4 पॉइंट, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है इससे भी। SCHET भारत का पहला SMS आधारित चेतावनी प्रणाली, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। SCHET भारत का पहला SMS आधारित चेतावनी प्रणाली, ठीक है। इंडिया SMS बेस्ड अलर्ट सिस्टम, संचालनकर्ता कौन होगा, आपदा प्रबंधन NDMA होगा, है ना। अगला NDMA की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये भारत के आपदा प्रबंधन हेतु सर्वोच्च निकाय है, इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने विकसित किया था। ये प्रणाली कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित होगी। इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU ने अनुशंसित किया है। ये प्रणाली भारत के सभी 36 राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय है। साथ ही चक्रवात, बाढ़, आपदाओं के दौरान भूलक्षित SMS अलर्ट भेजेगा। चारों बातें पढ़नी है। आगे सेल
ब्रॉडकास्ट नियर रियल टाइम इमरजेंसी, ये तो नहीं पूछेगा। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, हाँ ये पूछ सकता है, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य इसका क्या होगा? उद्देश्य इसका कि यहाँ पर इसका लक्ष्य होगा 2027 के अंत तक जीवन रक्षक बहु आपदा के लिए यहाँ पर मदद, सभी देशों के लिए खतरनाक मौसमी घटनाओं को लेकर, जलीय विपदाओं और जलवायु परिवर्तन को लेकर के आपदा सार्वभौमिक संरक्षण करना। शुभारंभ 2022 में हुआ था UNFCCC के COP37 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा, और संगठन इसका WMO, UNDRR, ITU और IFRC संयुक्त रूप से नेतृत्व करेंगे इसका। ठीक है, कवरेज क्या होगा? शुरू में 30 यहाँ पर जोखिम वाले देश हैं उस पर केंद्रित होगा, अब इसका विस्तार 100 से अधिक प्रतिभागी राष्ट्रों तक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट करीब इसके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर COP27 में इसके जो महासचिव थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इससे शुभारंभ किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके EW फॉर ऑल, हाँ EW फॉर ऑल इसके 4 स्तंभ भी हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है 4 स्तंभ, क्योंकि यहाँ पर EW फॉर जो ऑल इसके 4 स्तंभ में बोलेगा कौन से नहीं है, तो 4 स्तंभ बताओगे तो आप बता पाओगे 5वां कौन सा नहीं इसमें होगा। राइट, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, सुर्खियों में रही शब्दावली और अवधारणाएं क्या क्या होगी। देखिए, जैसे कि यहाँ पर ट्विस्टर क्या है? ये अत्यधिक तीव्र गति लगभग 250 मील प्रति घंटा घूमने वाली एक कीप है के आकार की एक वायुस्तंभ होगी। ये प्रबल गरजने बादल के साथ साथ यहाँ पर जमीन पर उतरेगी। हाल की घटना में अमेरिका USA में यहाँ पर देखी गई थी। ठीक है, इसे वायुमंडल कतरनी उत्पन्न हवा को घुमाती है, और इसमें ये पूछेगा नहीं क्वेश्चन वैसे ट्विस्टर पे क्वेश्चन घुमा के रख सकता है। ट्विस्टर कुछ टॉपिक देगा बड़ा तो बोलेगा जो जैसे कि एक ज्योग्राफी कोई क्वेश्चन देगा वहाँ से बोलेगा ये अत्यधिक तीव्र और जो लगभग 250 मील प्रति घंटे की तरह से घूमने वाला एक कीप होता है ना ट्विस्टर, उसे ट्विस्टर कहते हैं। ऐसे करके कुछ बनाएगा, लेकिन कुछ खास क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा, पॉइंट करके अलग से कहीं रख सकता है। इसमें से अधिकतर ट्विस्टर मेक्सिको की खाड़ी के आसपास क्योंकि आर्द्रता एक बड़ा स्रोत होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इससे वायुमंडलीय कतरनी, ये तो नहीं पूछेगा। हाँ, इसका निर्माण कब होता है? ये ट्विस्टर तब बनते हैं जब आर्द्र और यो गर्म हवा शुष्क और ठंडी हवा से टकराती है और वायुमंडल में अस्थिरता और तड़ी झंझा को लेकर बनती है। देखो यहाँ से क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, क्वेश्चन वैसे बनेगा नहीं, कैसे क्वेश्चन बन सकता है अगर बनाएगा तो ज्योग्राफी से लगा के क्वेश्चन पूछेगा। ये अत्यधिक तीव्र गति से 250 मील प्रति घंटा से घूमने वाला एक कीप होता है, उसके आकार की वायुस्तंभ होती है, पहली बात। दूसरी बात बोलेगा, इसमें अधिकतर यहाँ पर जो उतार चढ़ाव की घटना होती है ये मेक्सिको की खाड़ी के पास उत्पन्न होती है। ये आर्द्रता का एक बड़ा, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता का बड़ा स्रोत होता है, ये बात है। तीसरी बात बोलेगा कि इसमें ये तब बनता है जब आर्द्र और गर्म हवा शुष्क और ठंडी हवा से टकराती है और वायुमंडल में स्थिरता के कारण झंझा उत्पन्न होता है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है, इनमें से बोलेगा किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ट्विस्टर की। ऐसे करके घुमाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आगे आते हैं। ग्रे राइनो परिघटना, यह परिघटना अचानक या अप्रत्याशित नहीं होती है। देखो, जितने मैं क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपको कीप ऑन करके क्वेश्चन बना के लिख लेना है वहीं पर साइड में। ठीक है, छोटा छोटा सा लिख के आंसर और ऑप्शन दे देना है। ग्रे राइनो परिघटना जो यहाँ पर इसके घटित होने की जो आशंका है अधिक होती है, जिनका यहाँ पर असर बहुत व्यापक होता है, फिर भी यहाँ पर उन्हें नजरअंदाज किया जाए। ये परिघटनाएं अचानक अप्रत्याशित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ब्लैक स्वैन घटना, इसके बारे में पहले चेतावनी दी गई होती है और यहाँ पर सबूत भी मौजूद होते हैं। हाल ही घटना में वायनाड भूस्खलन बताई गई थी, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना है। आगे आते हैं सुपर टाइफून, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसमें यहाँ पर पवन का अधिकतम वेग 185 किलोमीटर पर घंटा या 100 नॉट जो होता है उससे अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म केंद्र और निम्न दाब वाली प्रणाली होती है। इसमें निचले स्तर पर पवन अंदर की ओर सर्पिल के रूप में, ऊपरी स्तर पर बाहर की ओर सर्पिल रूप से बहती है। इतना लंबा स्टेटमेंट घुमा दिया है ना। दूसरा, इसकी उत्पत्ति हमेशा महासागर से ऊपर की ओर होती है, जो समुद्री जहाज का जल का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, और ये समानता भूमध्य रेखा से 5 डिग्री अक्षांश ऊपर क्षेत्रों में विकसित होंगे। और हाल ही घटनाओं में चक्रवात मोथा बंगाल की खाड़ी जो था और टाइफोन मतमो चीन में, ये सब देखे गए थे। सुपर टाइफून के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही घटना में आप देख चुके हो, और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अलग अलग नाम यहाँ पर दिए गए थे, जैसे हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, विली, तो याद रखना है पॉइंट ये।
इन्हें से बोल देगा, सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन बनाएगा। सरल तब होगा जब आप पढ़ के जाओगे, तो ऐसा नहीं है ना, वैसे सरल ही बनाएगा क्वेश्चन और पढ़ा होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में इतना भी सरल क्वेश्चन कठिन नहीं लगता है। देखो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात की है? पहला हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, विली विली, 1 2 1 2 3 या 1 2 4, ये इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके देगा, ये इनमें से 1 2 3 है ना, ऐसा। तो देखो यहाँ पर सभी है, सभी क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ पे ये है दे रखे ना, ऐसे करके सरल सा क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन हम लोगों के लिए कठिन है, नहीं पढ़ेंगे तो, ठीक है, क्योंकि हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। आगे आते हैं। देखो एक बात कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन जो मैं बनाता हूँ, किसी टॉपिक से क्वेश्चन बना के समझा रहा हूँ, वो सही है या नहीं। अगर आप नहीं कमेंट करोगे तो मैं क्वेश्चन बनाना बंद कर दूंगा ऐसे, ठीक है, सिर्फ मैं टॉपिक जो है उसको समझा दूंगा और छोड़ दूंगा, राइट। तो बताओ कि हाँ क्वेश्चन बना रहे हो कैसे लग, क्वेश्चन अगर है कि और क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, कुछ कमेंट कुछ तो बताओ कि क्या है, बस अपना रीड करना पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पर दे रखा है श्रेणी भूकंप, मतलब यहाँ पर स्वर्ण, ये कई भूकंप की श्रृंखला जो अपेक्षाकृत कम समय में बिना किसी विशिष्ट मुख्य भूकंप के झटकों के साथ घटित होती हैं, इसको श्रेणी भूकंप में आता है, ठीक है। हाल ही में यहाँ पर लावा विस्फोट के कारण आइसलैंड में देखा गया था। और भूकंपी जो स्वयं है ये कई तरह के, ये कई सप्ताह तक जारी रह सकते हैं और इनमें हजारों भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। ये समानता ज्वालामुखी क्षेत्रों, हाइड्रोथर्मल प्रणाली और अन्य सक्रिय भूतापीय क्षेत्र में देखे जाते हैं। स्वेल तरंगे क्या होंगी? देखो स्वेल तरंगे यहाँ पर है, ये दीर्घ तरंगे तरंग दैर्घ्य महासागरीय तरंगे होती हैं जो उनके उत्पन्न और उत्पत्ति से स्थल में बहुत दूर तक यात्रा करती हैं, ठीक है। ऊपर जो मैंने टॉपिक बताया उसको सिर्फ की पॉइंट करके साइड में नोट्स बनाना है, ठीक है, खास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है वो भी। अगला है, ये मुख्यतः तेज पवनों, शक्तिशाली वायु धाराओं पर उत्पन्न होंगी। ये स्थानीय पवनों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं और ये भारत में जो इन्हें कलक्कड़ल तरंगे ही कहा जाता है। यूनेस्को ने द्वारा वैज्ञानिक रूप से इन्हें स्वीकृति दी है। तो हम देखो चारों पॉइंट आप लिखोगे कैसे, स्वेल तरंग, जैसे वैसे मैं बताता रहता हूँ अपना, स्वेल तरंग 1 2 3 4, बस खत्म इसके बारे में। आगे ब्लो आउट नहीं पढ़ना है। मेसो स्केल कनेक्टिव सिस्टम, ये हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। ये तड़े चिंजाओं का एक समूह है, एक प्रणाली के रूप में यहाँ पर काम करता है, ठीक है। ये एमसीएस को पूरे राज्य में फैल सकता है और 12 घंटे से अधिक समय तक सक्रिय रह सकता है। इसके कारण प्राय तीव्र वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर क्या होता है, इसमें जीवन, पशुधन और अवसंरचना व्यापक क्षति हो सकती है, ठीक है। एमसीएस हॉटस्पॉट पश्चिमी और मध्य अफ्रीकी, उत्तर भारत, अर्जेंटीना, चीन और मंगोलिया जैसे जो चीन और यहाँ पर जो संयुक्त अमेरिका जैसे ग्रेट प्लेन्स है उसमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा मेसो स्केल कन्वेक्टिव सिस्टम, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछते जो नए नाम तो आपको दिखेंगे, तो इसके बारे में विचार करेगा। ये बोलेगा कि यहाँ पर इनके कारण तीव्र वर्षा होती है, जिससे यहाँ पर क्या पशुधन, अवसंरचना और व्यापक स्थिति क्षति होती है, पहली बात करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात है एमसीएस के हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और उत्तरी भारत तक ही सीमित है, ठीक है, तो गलत हो जाएगी क्योंकि 2 3 यहाँ पर है, और ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट देगा, ये इनसे यहाँ पर तले छंजाओं का एक समूह होता है जो एक प्रणाली के रूप में काम करेगा और ये पूरे जो हमारा राज्य है उसमें कुछ जगह पर ये फैल सकता है और 24 घंटे से अधिक समय तक सक्रिय रहता है, तो क्या गलत होगा, स्टेटमेंट याद रखना 24 घंटे से कम है, ठीक है। और यहाँ पर एक समूह है उस रूप में काम करेगा, पूरे राज्य में फैल सकता है, कुछ राज्यों में नहीं पूरे राज्य में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सुर्खियों में कुछ संगठन है, फिर संगठन आ गए, संगठन क्या करना है आपको, या ऐसे कर लो कि संगठन एक साइड कर लो, या बीच में आता जाना तो बीच में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में आप लिख सकते हो संगठन, साइड नोट्स में अपने। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है किसका, INCOIS, मतलब महासागर, राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा दो, इसको मत लिखो, कितना कितना लिखोगे, है ना, इसको हटा देते हैं, नहीं लिखा क्योंकि कुछ खास इंपॉर्टेंट कभी पूछा भी नहीं गया और इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे आते हैं, इतना हम लोगों ने देख लिया, बहुत है ऊपर। इसका टैब का बैटरी भी थोड़ा सा लो हो गया, कोई नहीं करते, आगे देखते हैं। और सुर्खियों में संबंधित यहाँ पर स्पोर्ट्स जो सूचकांक है, फिर से सूचकांक आ गए, यहाँ पर रिपोर्ट सूचकांक, ग्लोबल ड्रॉट आउटलुक यहाँ पर जारी करता कौन है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD यहाँ पर जारी करता है। आपदा जोखिम सूचकांक यहाँ पर कौन कौन है, देखो इसके बारे में दे रखा है। आपदा जोखिम जो है इसकी शुरुआत 15वें वित्त आयोग के तहत यहाँ पर की गई थी आपदा से निपटने के लिए, है ना। इससे घटक क्या होंगे, घटक देख सकते हो। और
यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे जो आपदा जोखिम सूचकांक है, जो आपदा जोखिम सूचकांक है ये किस उद्देश्य के लिए जारी किया गया है। पहली बात ये बोल देगा ये आपदा की संभावनाओं के लिए इनकी गंभीरता का आकलन करेगा, ये साक्ष्य आधारित निर्णय लेने का समर्थन करेगा, ये आपदा प्रबंधन जोखिम के स्तर को मापेगा, और ये आपदा के समय पहले से चेतावनी देगा। तो ये गलत हो जाएगा, पहले से चेतावनी देगा, यहाँ पर ऐसा नहीं मेंशन है, सिर्फ 4 पॉइंट मेंशन है इसके, है ना, चारों बातें आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ऐसे बना करके, और नहीं पूछेगा। जिला बाढ़ गंभीरता ये क्या है, विकसित यहाँ पर IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने यहाँ पर इसे जिला स्तर के बाढ़ गंभीरता मापने के लिए एक डिजाइन किया है। इसे समग्र DFSI में यहाँ पर 6 कारक शामिल किए गए, जिसमें 2 समूह में वर्गीकृत किए गए इनको, बाढ़ की घटना की वृद्धि को दर्शाने वाले या उनकी आवृत्ति को दर्शाने वाले यहाँ पर चर, और बाढ़ के कारण होने वाली क्षति को दर्शाने वाले चर। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर हैं, लेकिन पूछेगा पेपर में नहीं, हटाते हैं इसको। टॉपिक अगला है ज्योग्राफी, भूगोल। यहाँ से है वैश्विक जियो पार्क नेटवर्क ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या पढ़ना है, GGN, इसमें हम लोग पेटी का क्वेश्चन बना रखा है। यहाँ पे आते हैं, इसके बारे में देखते हैं। उत्पत्ति यहाँ पर इसे 2015 में अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान और जियो पार्क कार्यक्रम के यहाँ पर रूप में शुरू किया गया था, ठीक है। और जीजन में शामिल यहाँ पर कुल यहाँ पर प्रमुख जियो पार्क जैसे कानबुला चीन, माउंट पायतू और उत्तर कोरिया में रियाद सऊदी अरब, ये ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद जियो पार्क यहाँ पर ये एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहाँ अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक महत्व के जो भूदर्श होते हैं उसका संरक्षण और शिक्षा सतत विकास की सर्वगीण अवधारणाओं को एक साथ प्रतिबंधित किया जाता है, ठीक है, प्रबंधित किया जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसके बारे में। प्रबंधन क्या होगा, ये राष्ट्रीय विधि तहत मान्यता प्राप्त जो विधिक अस्तित्व है ये संगठन यहाँ पर होगा। इसमें पुनराकलन अवधि UGGP का दर्जा स्थायी नहीं होता है और इसे प्रत्येक 4 वर्ष में जो पुनराकलन के लिए किया जाएगा। अनिवार्य नेटवर्किंग इसमें क्या होगी, वर्तमान स्थिति क्या है इसमें, यहाँ से 50 देशों में 229 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर भारत में कोई भी यूनेस्को जियो ग्लोबल पार्क नहीं है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। और ऊपर की 2 बातें ये, और प्रबंधन कौन करेगा, और यहाँ पर शामिल ये करीब 4-5 बातें पढ़नी, कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बल्कि क्वेश्चन भी मैंने आपको यहाँ से बनाया हुआ है, जाके PT में भी देख सकते हो, जो MCQs हैं उसमें PT 65 के। बहुधात्विक यहाँ पर सल्फाइड है, इसमें क्या है, देखो बहुधात्विक जो सल्फाइड है इसमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो इनमें यहाँ पर ये है कि इन्वेसल के तहत यहाँ पर, इसमें तो नहीं बोलेगा क्वेश्चन आपसे, हाँ नीचे देखते हैं बहुधात्विक सल्फाइड के बारे में। ये समुद्र तल पर पाए जाने वाले तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी धातुओं के समृद्ध होता है। ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पृथ्वी के प्रवाह मेंटल से गर्म खनिज समृद्ध तरल पदार्थ समुद्र में निष्कासित होते हैं, जिसमें यहाँ पर धात्विक सल्फाइडों का अवक्षेपण होता है, यहाँ पर ये पाए जाएंगे, राइट। और इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण ये क्या है, इसके बारे में आप नोट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर किंगस्टन जमैका में इसका हेडक्वार्टर है। पूरी बातें नोट नहीं करना है, उत्पत्ति कब हुई थी, क्या इसका निर्देश होगा, क्या इसके कुछ पहल है, पहल के बारे में पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ इसके हेडिंग लिखनी है, एरिया पहले 2030 तक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा लिखोगे, और बाकी शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। और जो ऊपर मैंने पॉइंट बताया 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। आगे आते हैं, आगे है भारत पूर्वानुमान प्रणाली, ठीक है। इसमें देखते हैं ये भारत पूर्वानुमान जो प्रणाली, इसके बारे में ये विकसित करने वाला संस्थान पुणे, यहाँ पर पुणे में स्थित यहाँ पर भारतीय संस्थान मौसम विज्ञान संगठन, और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान होगा। भूमिका क्या होगी, ये भारत में जो मौसम पूर्वानुमान है इसकी रेजोल्यूशन क्षमता को 12 किलोमीटर से बढ़ाकर 6 किलोमीटर तक करना होगा। इससे भारत में प्रत्येक गाँव को अधिक सटीक और अवस्थिति विशिष्ट पूर्वानुमान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। डेटा स्रोत क्या होगा, इसमें 40 डॉपलर वेदर जो रडार रियल टाइम इनपुट एकीकृत करेगा इसको। डॉपलर रडार क्या होता है, ये एक प्रकार या विशिष्ट प्रकार का रडार है जो मापे गए या मापे जा रहे जो कण होते हैं उनका वेग संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। इसे आप डॉपलर प्रभाव के रूप में भी यहाँ पर उत्सर्जित करने को लेकर उपयोग करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, डॉपलर प्रभाव और डॉपलर रडार, ठीक है। यहाँ पे BFS है, इसका महत्व रखा क्या, इसका महत्व होगा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में 64% बेहतर सटीकता बताएगा, 4 से 6 घंटे के भीतर यहाँ पर पूर्वानुमान प्रदान करेगा, और पहले आंकड़ों के मॉडल में 12 से 14 घंटे लगते थे। ये वैश्विक जो मॉडल होगा 9 से 14 किलोमीटर की तुलना में 6 किलोमीटर में रेजोल्यूशन प्राप्त कर भारत को अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देशों में आगे स्थापित करेगा, ठीक है। ये उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणाली जैसे आर्क, IITM पुणे, अरुणिका
और यहाँ पर दिल्ली में संचालित है। राइट, तो यहाँ से ये बात कुछ याद रखना है। आगे आते हैं निश्चित मॉडल। ये क्या एकल, ये नहीं पूछिएगा, हटाते हैं इसको। मिशन मौसम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मिशन मौसम और इसका कार्यान्वयन, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर देखो ये मिशन मौसम है। इस पर मौसम और समय पर सटीक अवलोकन को सुनिश्चित करने के लिए मौसम और जलवायु परिवर्तन सेवाएं जो होती हैं उसकी सुधार के लिए 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 1 साल इसका हो गया, तो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मिशन मौसम के बारे में पूछ सकता है। और इसका कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान। दोनों बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 साल भी इसका पूरा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है मिशन मौसम से। ठीक है। दीर्घकालिक औसत, इसमें क्या है, क्या पूछिएगा इसमें, ये देखते हैं। यहाँ पर देखो जो है LPS के बारे में अवधारणा क्या है, ये किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक निर्धारित समयावधि के दौरान दर्ज की गई औसत वर्षा होती है। उसकी मात्रा है। अवधि क्या होगी इसकी जो अवधि होती है, ये इसकी गणना दीर्घ अवधि समानता 30 से 50 वर्षों के आधार पर की जाती है। भारत में IMD वर्तमान में 1971 से 2020 के बीच के आंकड़े जो है उसका उपयोग करता है। ठीक है। इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर LP के समान वर्तमान अनुमानित जो वर्षा की तुलना में करने के लिए मापदंड के रूप में काम करना और ये वर्षा को समान से अधिक न्यून के रूप में वर्गीकृत करने में सहायता करना। तो याद रखना है इनकी न्यूनतम सीमा कितनी होती है, समान से कम कितनी होती है। ये सब वैसे पूछेगा नहीं इतना डेटा, PCS में पूछता है सब डेटा, है ना। तो हाँ, ऐसे पूछ सकता है आपसे कि जो इसमें न्यून श्रेणी होगी इसमें सूखे जैसी स्थिति को पैदा करेगा, जबकि यहाँ पर समान से कम स्थिति को थोड़ी कम वर्षा होगी, ऐसे पूछ सकता है। ये डेटा नहीं देगा लेकिन यहाँ से क्वेश्चन घुमा सकता है ऐसे करके। समान से अधिक होगा तो यहाँ पर समान से थोड़ी अधिक वर्षा होगी, राइट। बल्कि बोल सकता है अगर समान से अधिक होगा तो बाढ़ का खतरा ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे करके बोलेगा तो गलत हो जाएगा। मैचिंग करके दे सकता है आपको करने के लिए कि श्रेणी और यहाँ पर इनकी क्या इनके अर्थ होंगे, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ ऐसे करके मैच कर सकता है। इसको हटा देगा, इनसे मैच करवा देगा। तो ये चीज़ आपको नोट करना है, इसको छोड़ करके। ठीक है, सामने सामने करके नोट करोगे तो उनको अच्छा हो जाएगा याद करने के लिए करके। आगे आते हैं, यहाँ से वास्तविक ध्रुवीय विचलन है। इसको यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर यह द्रव्यमान पुनर्वितरण के कारण पृथ्वी का जो अपना घूर्णन संतुलन होता है वो बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है। परिभाषा क्या होगी, ये तरल बैकवर्ड के सापेक्ष ठोस पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी मेंटल होती है उसका घूर्णन करेगा, राइट। और आगे देखते हैं, TPW को प्रेरित करने वाले कुछ प्राकृतिक कारक हैं, जैसे कि हिमनद, बर्फ का पिघलना, बर्फ की चादरों पिघलना, विवर्तनिक प्लेटों का यहाँ पर विस्थापन, महासागरी जो महातरंग है इसको। ठीक है। ध्रुव के यहाँ पर खिसकने को स्थानांतरण के प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर उपग्रह का अंतरिक्ष दूरबीन। ठीक है। दिनों की अवधि में वृद्धि होगी इससे। देखो यहाँ पर कुछ जैसे बोलेगा कि ध्रुवों के खिसकने पर क्या यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा। उपग्रह और अंतरिक्ष होता है दूरबीन में, यहाँ पर ये उपग्रह को दूरबीन जो अंतरिक्ष दूरबीन है इसको प्रभावित करेगा, जो सटीक स्थिति को निर्धारण करने को लेकर घूर्णन पर निर्भर करता है ना। ये 2 पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। इसमें पृथ्वी की घूर्णन की गति धीमी हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दिन लंबे होने लगते हैं और वर्ष 2000 के बाद से दिनों की अवधि में प्रति 100 वर्ष में 1.33 सेकंड की वृद्धि हो रही है। ठीक है। दिन क्या बड़े हो रहे हैं जिसके तहत, और जो पिछली शताब्दी की तुलना में काफ़ी तेज गति में है। तो इंपॉर्टेंट है ये तीनों पॉइंट, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है चारों, इसको पढ़ना है। अगला टॉपिक है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसमें यहाँ पर हमने क्वेश्चन बनाया हुआ था PT 35 में, प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो था MCQs वहाँ पे। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन से आप यहाँ से करोगे और कुछ पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर अग्नि वलय है, प्रशांत अग्नि वलय, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसी प्रशांत मेखला भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर की जो परिधि होती है इसके चारों ओर स्थित घोड़े की नाल के यहाँ पर आकार की एक पेटी होती है, और ये बड़ी संख्या में सक्रिय होती है और यहाँ पर प्रसुप्त ज्वालामुखी के बार बार आने वाले भूकंप के लिए जानी जाती है। यह विश्व को लगभग 75% सक्रिय उद्वार और यहाँ पर लगभग 90% भूकंप आते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। पूरा रीड करके कुछ की पॉइंट निकालने इससे। ठीक है। आगे प्लेट विवर्धन की अभिसारी प्लेट सीमाएं, प्रशांत प्लेट और यहाँ पर अन्य यहाँ पर जैसे प्लेट हैं, इनको लेकर के बीच में जो अभिसारी सीमाएं होती हैं इसकी सबडक्शन जोन का निर्माण करती हैं। इनके परिणामस्वरूप ज्वालामुखी गतिविधियाँ होती हैं। अब सारी सीमाएं वे सीमाएं होती हैं जो सागर, नितल, प्रसरण और यहाँ पर भ्रंश घाटियों का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट पैसिफिक राइज, यहाँ पर प्रशांत प्लेट, कोकोस और नचका, और यहाँ पर आर्कटिक प्लेटों के भाग अलग अलग होती हैं। ठीक है। ज्वालामुखी और उस जली विवर छिद्र में पाए जाते हैं।
तो ये भी पॉइंट थोड़ा से पढ़ने हैं, जो इसका डेटा दे रहा है वो याद करना है। प्लेट विवर्तन की थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर जाके ज्योग्राफी से इसको कवर करना है, प्लेट विवर्तन की क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से कवर हो जाएगा आपका, अच्छा सा टॉपिक है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर अटलांटिक मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है, इसको देखते हैं। अटलांटिक यहाँ पर मेरिडियन ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इसमें यहाँ पर देखो क्या देखना है, इसमें आपको देखना है कि इसका यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व क्या होगा। ये महत्व इसका होगा मानसून और मौसम को लेकर के, ये ठीक है, उष्मा का परिवहन को लेकर के इंपॉर्टेंट है, और कार्बन अवशोषण को लेकर इंपॉर्टेंट है। 3 बातें इसके महत्व है, वो सिर्फ आपको यहाँ से पढ़ना है। और एएमओसी के कमजोर होने की कुछ संभावित प्रभाव हो सकते हैं। क्या प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि एएमओसी का कार्बन फीडबैक, चरम मौसमी घटनाएं हो सकती हैं, इसकी क्या क्या हो सकती हैं, राइट, और पोषक तत्वों का कम परिवहन हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, 3 पॉइंट ये, और 3 पॉइंट मैंने ऊपर आपको बताया वो, तो 6 पॉइंट आपको यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, विपटलन, यहाँ से टॉपिक अगला है विपटलन, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पर भारतीय प्लेट की गति, जैसे कि यहाँ पर इसमें, ठीक है, भारतीय प्लेट की गति, इसमें प्लेट एक यहाँ पर प्रमुख विवर्तनिक प्लेट है। ये 4 प्रमुख प्लेटों, यूरेशियन प्लेट, अरेबिक प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट से घिरी होती है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पिछले 60 मिलियन वर्षों से यूरेशियन प्लेट के साथ अभिसरण कर रही है, जिसके फलस्वरूप तिब्बत के पठार और हिमालय के निर्माण हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस प्रक्रिया को समझाने के लिए 2 परंपरागत जहाँ पर जो सिद्धांत हैं वो प्रचलित हैं। कौन कौन सा, एक तो अंडर प्लेटिंग और दूसरा आपका जो 6 पड़े है, ये दोनों पॉइंट भी पढ़ना है आपको। तो देखो टोटल यहाँ से जितने हैं, ये इसकी गति को लेकर के आपको सभी पॉइंट कवर करने हैं, ठीक है। आगे आते हैं सुर्खियों में, पर कुछ शब्दावली दे रखी है। सौर बवंडर क्या होता है, इसको आपको रीड करना है, आपका होमवर्क है, ठीक है। जो मैं बताता हूँ सिर्फ उतना ही करना है, इसको पढ़ना है। शीत कुंड, ये भी आप पढ़ोगे, इस छोड़ दो, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। शीत कुंड को उठाना है। आगे पृथ्वी का गहरा समुद्र तल जो है, इसको रीड करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 टॉपिक आपके हो गए होमवर्क के, और एक मैंने ऊपर दे रखा था 3, और ये जिसमें से ध्रुवीय पृथ्वी चक्रवात, चौथा टॉपिक ये हो गया होमवर्क का, आपको रीड करना है। 5वां थर्स्ट वेव, ये भी आपको रीड करना है, ठीक है। 6ठा है मर्केटर मैप, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। बस इतने टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। अरब सागर मिनी वर्म, ये क्या है, अरब सागर मिनी वर्म, अरब सागर में विशेषकर दक्षिण पूर्व हिस्से में केरल तट के पास असमान रूप से उष्णकटिबंधीय सतह जो तापमान है उसको एक छोटा सा हिस्सा होता है। उष्णकुंड जो होता है, इसे बहुत उष्ण जल के निकाय के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी समुद्री सतह का तापमान 28.5 28.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है, और इस क्षेत्रीय जलवायु और मौसम प्रतिरूप को लेकर के ये प्रभावित जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। जो अपने टॉपिक मैंने छोड़े हैं अभी होमवर्क के लिए, अगर आप नोट्स यहाँ से बना रहे हो तो यहाँ बनाते रहो, उसको नीचे बाद में बना लेना, ठीक है। जरूरी नहीं कि सब सेम एकदम सीरियल वाइज लिखते चलो, राइट, तो ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे यहाँ पर है सुर्खियों में कुछ संगठन, देखो संगठन फिर से आगे कौन कौन से जिसमें इंपॉर्टेंट संगठन है वो मैं आपको बात करूंगा इसमें से। जैसे राष्ट्रीय ध्रुवी समुद्री संस्थान अनुसंधान, ये NCPOR, ये मैंने इसको लेकर के MCQs बनाया है। यहाँ से इसका देखो उत्पत्ति कब हुई थी और इसकी क्या भूमिका है, ये भूमिका इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भूमिकाएं। और यहाँ पर कुछ सुर्खी के पहले, उत्पत्ति से पहले तुम ये कर सकते हो आप कि जो NCPOR है और यहाँ पर इसकी जो शुरू की गई कुछ पहल है, सिर्फ आप इनको पढ़ दो, ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है ऐसे। आगे अच्छा बस इतना ही टॉपिक है यहाँ से, तो यहाँ से इतना टॉपिक आज आपको कवर करना है जो मैंने होमवर्क दिया है। होमवर्क वाले टॉपिक को आपको जाके डीप से पढ़ना है, जैसे मैंने कैसे समझाया, मैंने समझाया उसके बाद आपको कैसे कैसे पॉइंट निकालें, वैसे वैसे पॉइंट निकाल के आपको यहाँ से होमवर्क में करने हैं, ठीक है। होमवर्क में इसलिए रहता हूँ क्योंकि जो मैं पढ़ाता जा रहा हूँ कुछ आप भी आपसे थोड़ा सा मेहनत करो, आप भी कुछ पॉइंट लिखो, तो आपको भी कुछ माइंड ओपन होगा। कुछ पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हो, टेलीग्राम से जुड़कर पूछ सकते हो उन टॉपिक को लेकर के, ठीक है। तो अपने साइड से भी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करो। मुश्किल से 1 पेज 2 पेज ही दिया होगा मैंने आज, है ना, उतना आपको खुद से पढ़ना है और ये कुछ नोट्स आपको बनाते चलना है, राइट। और अभी आपको यहाँ से आज दोपहर में मिलने वाला है, लास्ट रहेगा PT 365 का MCQs, इकोनॉमिक का पार्ट नंबर जो भी रहेगा 6-7 जो भी था उसमें टॉपिक नंबर 10 और टॉपिक नंबर 11, ये 11 लास्ट है, ठीक है। तो आज से आपकी PT 365 इकोनॉमिक वाली जो MCQs है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और PT 365 की इकोनॉमिक की डिस्क्रिप्टिव वाली उसका 2 नंबर टॉपिक तक पढ़ चुके थे, 3-4 टॉपिक आज यहाँ से कवर करेंगे, राइट। बाकी कुछ डाउट रहेगा टेलीग्राम में पूछ सकते हो, टेलीग्राम में मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूँ, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।